हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सारे सवाल जो कि जेईई मेन 2020 में पूछे गए थे, राइट। सो दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स के लाइक रोटेशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएमआई, सेमीकंडक्टर्स, बहुत सारे टॉपिक्स के 2020 और उसके पहले के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा और ऊपर भी कहीं मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। तो ये हमारा पहला सवाल है। इसमें हमसे कहता है द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम फॉर अ स्पेसिफिक वेवलेंथ इफ द मीडियम हैज़ अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 3 एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ 4/3 फॉर दिस वेवलेंथ, राइट। तो उस वेवलेंथ के लिए व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल, ठीक। अब हम सबको पता है कि सबसे पहली बात कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। बहुत कम शब्दों में अगर इसे देखा जाए तो अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होती है, राइट, सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो हमसे ये क्रिटिकल एंगल पूछा जा रहा है सवाल में। हम सबको पता है दैट दिस क्रिटिकल एंगल इज गिवन बाई साइन ऑफ इनवर्स 1/μ, राइट। अज्यूमिंग कि ये आपका एयर है एंड दिस इज अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक। तो इस सवाल में हमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पता करना है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यही हमें पता करना है, ठीक है। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का हमारे पास एक अच्छा तरीका ये है दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, ठीक है। अच्छा, एयर में स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गिवन बाय 1/√ε0 मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट, ठीक है। और किसी मीडियम में जो इसका वेलोसिटी होता है दैट इज गिवन बाई 1/√1/√E0 इंटू ER मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए ये म्यू कितना हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास बचेगा √ER टाइम्स म्यू आर, ठीक। और हमें क्वेश्चन में ये ER म्यू आर दिया हुआ है दैट इज़ 3 एंड 4/3। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, यहाँ आपके पास बचता है सिर्फ 2, यानी कि क्रिटिकल एंगल जो हो जाएगा दैट इज साइन इनवर्स 1/2 विच मीन्स 30 डिग्रीज, राइट। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो 30 सेकेंड्स के अंदर ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अगेन एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है तो 30 सेकेंड्स के अंदर ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। एक बारी देख लेते हैं। सवाल में हमसे क्या कहता है कि आपके पास दो डिफरेंट मीडियम्स है, हाँ। ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे वाले का μ2, एंड जो इंडिविजुअल लेयर का जो विड्थ है दैट इज D1 एंड D2, ठीक है। ओके, हमें D1 D2 दोनों ही यहाँ पे सवाल में H दिया हुआ है, राइट। D1 D2 दोनों ही H दिया हुआ है। μ1 की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज √2 और μ2 की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 2√2, ठीक। तो हमसे सवाल में पूछता है द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ वेसल विल बी, यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वर इसे ऊपर से देख रहा है, अगर कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट को, बॉटम मोस्ट पॉइंट को ऊपर से देख रहा है तो उसे ये पॉइंट यहाँ नहीं दिखाई देके किसी अलग ही पोजीशन पे दिखाई देगा, हमसे यही अपैरेंट डेप्थ पूछा जा रहा है कि ये जो परसीव्ड डेप्थ है जो इस ऑब्जर्वर को लग रहा है, ये डेप्थ कितना है, ठीक है। सो दिस डेप्थ इज गिवन बाई सिंपली D1/μ1 प्लस D2/μ2, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी लेयर होते तो इस इक्वेशन को ही और एक्सटेंड कर देते D3/μ3 प्लस D4/μ4 एंड सो ऑन, ठीक। तो बस अब इसे अप्लाई करना है, राइट। D1 और D2 तो H ही है, सो H अपॉन μ1 की वैल्यू अपने पास √2 है, राइट। दिस इज ऑल्सो H एंड दिस इज 2√2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम h/√2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में होगा 1 + 1/2 विच इज़ नथिंग बट 3/2,
2, 3/2, ठीक है। और एक काम करते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस बिकम्स 3√2h डिवाइडेड बाई 4, राइट। वी डिड दिस जस्ट टू मैच अप विद दी ऑप्शंस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहता है, देयर इज अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट एट सम डेप्थ। आपके पास एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट है एट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इन अ टैंक ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया, नेग्लेक्टिंग एनी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बॉटम एंड एब्जॉर्प्शन बाय वाटर, परसेंटेज ऑफ लाइट दैट इमर्जेस आउट ऑफ सरफेस इज नियरली। ठीक है, आई होप सवाल समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, राइट, सोर्स ऑफ लाइट है। अब हो गया क्या कि यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट जो है वहाँ से आपको रेस चारों डायरेक्शन में निकल रहे हैं, है ना। सोर्स ऑफ लाइट यूनिफॉर्मली आपको चारों दिशा में निकल रहा होता है, राइट, चारों डायरेक्शन में ये निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से सोचे, ध्यान से अगर देखें तो हो सकता है इफ़ दिस इज़ योर क्रिटिकल एंगल, अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बन गया है, इफ़ दिस एंगल इज IC, राइट, सो दिस रे इज़ गोइंग टू बिकम पैरेलल, यानी कि इससे नीचे जितनी भी रेंज होगी वो तो रिफ्लेक्ट करने वाली है, वो ऊपर नहीं जाने वाली, क्रॉस करके रिफ्रैक्शन होके बाहर नहीं जाने वाली है, वो बाहर नहीं जाने वाली है, ठीक है। और हमसे सवाल में यही पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइट दैट इमर्जेस आउट ऑफ द सरफेस, कितना परसेंटेज इमर्ज हो रहा है, ठीक है, कितना परसेंटेज इमर्ज हो रहा है, हमसे यही पूछ रहा है। तो यही निकालना है, राइट। ये इमर्ज हो गया, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट होगी, ये इमर्ज कर गई, ये वाली भी इस तरीके से इमर्ज कर जाएगी, ये वाली भी इमर्ज कर जाएगी, ये तो इमर्ज कर ही रहा है, ठीक है। सो व्हाट परसेंटेज इज इमर्जिंग, राइट। तो ये तो हमारा सवाल है, ये तो हमारा सवाल है। अगर किसी को इसे विजुलाइज करने में थोड़ा सा भी तकलीफ है, सो आई गेस ये पर्टिकुलर डायग्राम से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है और इस तरीके से ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो क्रिटिकल एंगल पे ही मीट कर रही होगी। सो एवरी रे बिकम्स पैरेलल, राइट, एवरी रे बिकम्स पैरेलल, यानी कि इस रीजन से रेज ऑफ लाइट बाहर निकल रही है, इस रीजन से रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है। लेट अस अज्यूम अ स्फेरिकल रीजन, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लेट अस अज्यूम दिस स्फेरिकल रीजन, जस्ट अ मिनट, यस। आप इस रीजन को थोड़ा ध्यान से देखिए, जितनी भी रेज ऑफ लाइट बाहर निकल रही है वो बेसिकली इस स्फेरिकल सरफेस से बाहर निकल रही है, वो बेसिकली इस स्फेरिकल सरफेस से बाहर निकल रही है। क्या ये बात विजुलाइज हो रहा है कि नहीं, क्या ये बात विजुलाइज हो रहा है कि नहीं। जितनी भी रेज ऑफ लाइट है वो इस स्फेरिकल सरफेस से बाहर निकल रही है, राइट। सो किसी तरीके से अगर हम ये पता कर ले कि इस वाले का एरिया कितना है, मान लीजिए कि इस वाले का सरफेस एरिया A1 है, राइट, इस वाले का सरफेस एरिया A1 है, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल A, राइट। सो हमसे जो परसेंटेज लाइट कमिंग आउट पूछ रहा है, क्या वो A1/A टाइम्स 100 नहीं हो जाएगा? सोच के देखिए, राइट। जो यहाँ से रेज ऑफ लाइट है वो तो चारों दिशा में स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव की तरह, वेव फ्रंट की तरह वो तो बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इतने से रीजन से, ये वाले वाइट सरफेस एरिया से बाहर रेज जा रही है, ठीक है, पानी के ऊपर रेज बाहर जा रही है। अगर हमें वो परसेंटेज निकालना है तो क्यों ना ये वाले एरिया का परसेंटेज निकाल दे, A1/A इंटू 100। तो ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है टू फाइंड आउट व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दैट कर्व, राइट। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं। तो ये आपके सामने फिगर है, ठीक है, उसी को 2D में बनाया गया यहाँ पे। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि दैट दिस इज दी क्रिटिकल एंगल। अगर ये एंगल IC है तो डेफिनेटली ये एंगल भी IC होगा, ये एंगल भी IC होगा। अब हम पढ़ते हैं ये जो लास्ट में 2 इंफॉर्मेशन हमने दिया है। यूज द फैक्ट दैट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल कैप जिसकी हमें ज़रूरत है, हमें वो स्फेरिकल कैप की एरिया निकालना है। स्फेरिकल कैप ऑफ हाइट h एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज 2πRh। तो हमें सवाल में एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे दिया गया है, हिंट दे दिया गया है कि अगर ये वाली हाइट h है, अगर ये वाली हाइट h है तो इस ऊपर वाले सरफेस का जो एरिया होगा
ऊपर वाले सरफेस का जो एरिया A1 है, दिस A1 इज गोइंग टू बी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, वेर आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, और रेडियस क्या है, ये है रेडियस, this is the radius, right? Okay, so what is the percentage of light coming out? Percentage is equal to 2 pi r h divided by total surface area, and total surface area is going to be 4 pi r square. This is going to be 4 pi r square. तो यहाँ से दिख रहा है क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ से आपके पास बच रहा है h upon 2r, h upon 2r. तो हमें सिंपली ये h by r का रेशियो पता करना है, ठीक है, एक मल्टीप्लाइड बाई 100 भी कर दो, परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक. तो हमें बेसिकली h बाई आर का रेशियो पता करना है. कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या लेट अस से दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. क्या हम h को कह सकते हैं OQ माइनस OP? व्हाट इज OQ? दैट इज रेडियस. व्हाट इज OP? दैट इज गोइंग टू बी R. ध्यान से देखिए, ये R है, सो R cos IC, R cos IC, ठीक है. तो यहाँ से R कॉमन ले लिया, सो 1 माइनस cos IC, दिस इज इक्वल टू H, यानी कि H बाई R जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस cos IC, ठीक. अब ये cos IC निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका है. ये साइन IC क्या होता है, 1 बाई म्यू, और म्यू हमें दिया है 4/3, यानी कि 4 इधर रहा और ऊपर आपका 3 चला जाएगा. अगर साइन IC 3/4 है, साइन IC 3/4 है, तो cos IC क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर IC, राइट. सो √1 माइनस 9/16, यानी कि ये आपको कितना हो जाएगा, √7/4, राइट. सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस √7/4, ठीक है. तो आ जाइए यहाँ पे, हमारा h बाई आर तो आ गया, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस √7/4 मल्टीप्लाइड बाई 100%, 100%. और बस इसी को आपको सॉल्व करना है, आपको बस इसी को सॉल्व करना है. आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 17% आएगा अप्रॉक्सीमेटली. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है. आई होप आप सबको ये एनालिसिस अच्छे से समझ में भी आया होगा. एंड हाउ टू यूज़ दिस लास्ट 2 लाइन्स, ये जो हमें यहाँ पे हिंट दिया है, इसका हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी आपको पक्के तौर से क्लियर हो गया होगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. ये एक फेयरली सिंपल और इजी क्वेश्चन था. इस सवाल में हमसे कहता है दैट अ स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन द फिगर फ्रॉम अ हॉलो ग्लास स्फीयर. इफ एन ऑब्जेक्ट इज पोजिशन्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट विल बी द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, ठीक है. अब आपको यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर दिखाई दे रहा है, ठीक. अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉन्केव मिरर, तो आपको दिखाई देना चाहिए कि वो 8 होगा, राइट. ये आपका 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, यानी कि रेडियस कितना है, 8 है, रेडियस आपका 8 है, ठीक. अच्छा, अब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स लेफ्ट है. ऑब्जेक्ट जो है वो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा गया है, लेफ्ट साइड रखा गया है. तो हम सबको पता है कि इसका इमेज कहाँ बनता है और कैसा बनता है. वो जो 6 पैटर्न्स होते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, वो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए मुज़व्वानी. ऑब्जेक्ट जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बनेगा, फोकल पॉइंट के बीच में ही बनेगा, ठीक है. मिड पॉइंट में बनेगा ऐसा नहीं बोल रहे, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कहीं तो बीच में बनने वाला है, ठीक है. और छोटा बनता है, यानी कि एक रियल इमेज तो बनता है, या राइट, और मैग्नीफाइड नहीं होता है, ठीक है. सो इन्वर्टेड, रियल एंड अनमैग्नीफाइड, दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. तो वो केसेस याद होने चाहिए आपको, ठीक. चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5. एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर. फोकल पॉइंट से दूर जा रहा है along the axis of the mirror. The graphical representation of the magnitude of linear magnification versus distance of the object from the mirror x is correctly given by, ठीक है. तो सबसे पहली बात, अगर हम एक मिरर की बात करें तो उसमें मैग्निफिकेशन होता है -v/u, ठीक. अच्छा, अब ये v को हम क्या लिख सकते हैं, मिरर फॉर्मूला में 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो आपको दिखाई देना चाहिए कि हम इसे लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u, यानी कि हम v को लिख सकते हैं uf अपॉन u माइनस f, ठीक है. तो इसे अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें
तो हमारा मैग्नीफिकेशन हो जाएगा माइनस v की जगह हम लिख देते हैं यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, और ऑलरेडी एक u हमारा डिनोमिनेटर में है, सो दिस बिकम्स माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक है, अब हमें u की जगह जो वेरिएबल इस्तेमाल किया दैट इज x, और हमें मैग्नीट्यूड बताना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेगेटिव का कोई अभी मीनिंग नहीं है, सो दिस बिकम सिंपली f अपॉन एक्स माइनस एफ। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन आ गया है मैग्निफिकेशन वर्सेस x का। अब ध्यान देके सॉल्व कर लेना है। अब ध्यान से देखिए, अगर x की वैल्यू 2f होती, तो डिनोमिनेटर में 2f माइनस f होता, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा 1, मैग्निफिकेशन 1 आएगा। यानी कि अब आप अगर यहाँ पे रिजेक्शन मेथड से भी जाए तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा, 2f पे मैग्निफिकेशन 1 है ही नहीं। अच्छा, और देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं। अगर आपका x फोकस के पास है, राइट, x इज टेंडिंग टू फोकस, तो आपको दिखना चाहिए कि मैग्निफिकेशन जो होगा दैट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये वो ग्राफ है जहाँ पे जब आपका एक्स एफ है, सो दिस ग्राफ इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये वैसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा। तो यहीं पे क्लियर हो गया कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक और पॉइंट देख सकते हैं, जब आपका एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो डिनोमिनेटर बिकम्स इनफाइनाइट, मैग्निफिकेशन इज टेंडिंग टू जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे कहता है कि आपके पास एक थिन लेंस है मेड ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। दिस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42। If its focal length in liquid is FL, then the ratio FL by F is closest to what? ठीक है, तो हमें फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला पता होता है, दैट इज 1 by F इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 by R1 माइनस 1 by R2। ठीक है, अगर हम पहले कंडीशन का इक्वेशन लिखें, दैट इज 1 by F इज इक्वल टू, ठीक है, जब कोई भी सराउंडिंग मीडियम नहीं था, यानी कि सराउंडिंग में आपका एयर था। ठीक है, सो 1 by F की वैल्यू 16 दे रखी है हमें। दिस इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सराउंडिंग में अभी एयर है, सो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 होगा, माइनस 1 by R1 माइनस 1 by R2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे कंडीशन की बात करें, सो 1 by FL इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 1.42 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 1 by R1 माइनस 1 by R2। ठीक है, तो इस सवाल में R1 R2 नहीं दिया है, फिर भी चाहिए भी नहीं हमें, क्योंकि वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हमने आपस में डिवाइड किया तो आपको देखना चाहिए ये कितना आ जाएगा, FL by F इज इक्वल टू, राइट, FL by F इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 विच इज़ बेसिकली 0.5 डिवाइडेड बाई, इसको माइनस करना है, सो यहाँ पे 1.42 अगर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर होगा 1.5 माइनस 1.42 विच इज़ 0.08, राइट, डिवाइडेड बाई 1.42, तो हमें बस इसे सॉल्व करना है। दिस इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.42 डिवाइडेड बाई 0.08, राइट। तो यहाँ से आपका डेसिमल से ये डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। दिस इज 0.5 विच इज़ बेसिकली 1/2, तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम 71। सो यू हैव 71 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ ईजली सीन कि ये अप्रॉक्सीमेटली 9 होगा। ठीक है, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे क्या कहता है, अ डबल कन्वेक्स लेंस हैज़ अ पावर P एंड सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर R ऑफ बोथ द सर्फेसेस। ठीक है, तो R1 R2 इस केस में दोनों R है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ सर्फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ सेम मटीरियल विथ पावर 1.5 इज हाउ मच। ठीक, सो हम जो फॉर्मूला लिखते हैं 1 by F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 by R1 माइनस 1 by R2, तो वहाँ पे 1 by F पावर ही तो है, राइट, पावर क्या होता है 1 by F, सो आई कैन डायरेक्टली राइट P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू बीइंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम ग्लास, 1 by R1 माइनस 1 by R2। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर किसी को इसमें थोड़ा सा भी डाउट है साइन कैसे लेना है, ठीक,
ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, हमें इसका और इसका मैग्नीट्यूड R दिया है, ठीक। आप जब 1/R1 में R पुट करते हो, राइट, तो ये R आपका पॉजिटिव है, राइट। इसका जो R लोगे आप वो पॉजिटिव लोगे। क्यों हमने पॉजिटिव लिया, राइट, क्यों हमने पॉजिटिव लिया? क्योंकि इसका जो सेंटर होता, इस कर्वेचर का सेंटर जो वो राइट साइड है, ठीक है, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया है। -1/, अब जब R2 लोगे तो इस वाले कर्वेचर का सेंटर टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो उसको फिर -R लेना होगा, राइट, -R, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। सो दिस इज सिंपली दिस मच। सो P इज इक्वल टू म्यू -1 2/R, ठीक। अब दूसरे में हमसे कहता है एक ऐसा लेंस विच इज प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, एक साइड से प्लेन है और एक साइड से कॉन्वेक्स है, राइट। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होना चाहिए, व्हाट इज दिस R', ताकि इसका पावर 1.5 हो। तो इक्वेशन सीधे लिखते हैं, 1.5P इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1 की जगह सिंपली 1/R' लिखा जाएगा, ठीक है। और R2 क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी। एक स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचा। सो दिस इज 1.5P इज इक्वल टू म्यू -1 डिवाइडेड बाई R'। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सॉल्व करना है, सिंपली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दीजिए। सो 1/2 अगर करेंगे तो P/1.5P, P कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू म्यू -1 यहाँ पे ख़त्म, तो यहाँ पे है आपके पास 2/R, यहाँ पे है 1/R', ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर 2/3 इज इक्वल टू 2R' डिवाइडेड बाई R, राइट। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आपको R' दिखाई दे रहा होगा R/3, एंड दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए सवाल को। फॉर अ कॉन्केव लेंस of focal length f, the relation between object and image distance u and v respectively from its pole can be best represented by, ठीक है। तो एक कॉन्केव लेंस के लिए हमको पता है वी कैन यूज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये अपना इक्वेशन है, लेंस फॉर्मूला, ठीक। हमें v वर्सेस u चाहिए, सो इससे क्यों ना v के टर्म्स में लिख ले। दिस इज 1/f प्लस 1/u, तो यहाँ से हम v को लिख सकते हैं uf अपॉन u प्लस f, ठीक है, u प्लस f, बढ़िया एकदम। आप इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, इससे अगर आप ध्यान से देखें, अगर u 0 है तो v भी 0 होगा, यानी ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक। अगर आपका u इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो v क्या होगा, अगर आपका u इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो v क्या होगा। इसे क्या लिख सकते हो आप, या फिर यहीं से देख लीजिए ना, यहीं से देख लीजिए इस इक्वेशन में, अगर u इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म हो गया आपका 0, सो v इज़ बेसिकली इक्वल टू f, v इज़ इक्वल टू f, यानी कि ग्राफ आपका ओरिजिन से चालू होगा और f को अप्रोच करेगा, ठीक है। यहीं पे बना के दिखा देते हैं। अगर आपका ग्राफ, वी आर ड्राइंग ग्राफ ऑफ v वर्सेस u, आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा एंड इट इज़ गोइंग टू अप्रोच टू f, राइट, दिस इज़ योर f, ठीक है। लेकिन अभी तकलीफ ये है कि इस हिसाब से तो इसको छोड़ के बाकी सब उस कैटेगरी में ऑलमोस्ट फॉल कर रहा है। देन हाउ टू रिजेक्ट अदर 2 ऑप्शंस एंड सेलेक्ट द फाइनल वन, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे एक u इज इक्वल टू वी का भी ग्राफ दिया हुआ है, हमें u इज इक्वल टू वी का भी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों ही ग्राफ्स में, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों में ही u इज इक्वल टू वी जो ग्राफ है वो v वर्सेस u के ग्राफ को, राइट, v वर्सेस u के कॉन्वेक्स लेंस के v वर्सेस u के ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करता है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसमें भी 2 जगह है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, हमारे पास यहीं पे इक्वेशन है, ठीक है। अब ध्यान से सोचिए, अगर u इज इक्वल टू वी करेंगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ पे u इज इक्वल टू वी ओनली इफ u इज इक्वल टू 0 विच ऑल्सो सेज v इज इक्वल टू 0।
तो इस ग्राफ में u और v बस एक ही बार बराबर होंगे, दैट इज जब दोनों के दोनों जीरो होंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ एक पॉइंट पे ही ये इसको टच किया है, कट किया है, दैट इज एट ओरिजिन, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहता है अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर। तो ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 0.5 मीटर है। ऑब्जेक्ट लेंस से 1 मीटर दूर रखा गया है। लेंस के पीछे एक मिरर है जो कि लेंस से 2 मीटर दूर रखा गया है। ठीक है, द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो जो फाइनल इमेज फॉर्म्ड हुआ होगा वो कहाँ पे है। ठीक, आप ध्यान से देखिए, लेंस का f 0.5 है और ऑब्जेक्ट रखा गया 1 मीटर पे, ऑब्जेक्ट है 1 मीटर पे, यानी कि ये जो पॉइंट है दिस इज बेसिकली 2f, राइट, 2f। और अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज लेंस के पीछे 2f पे ही बनता है, यानी कि जो पहला इमेज बना होगा वो एग्जैक्टली 1 मीटर बिहाइंड बना होगा। दिस इज द इमेज 1, राइट, दिस इज द इमेज 1 विच इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक, अच्छा, नाउ दिस इमेज I1 इज गोइंग टू एक्ट। ये I1 इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब इसका इमेज मिरर के पीछे बना होगा, दैट इज I2, राइट। और ये जो I1 है वो मिरर से भी तो 1 मीटर दूर है, ये मिरर से 1 मीटर दूर है। इसका मतलब है कि मिरर के पीछे ये I2 भी 1 मीटर दूर बना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये I2 जो है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और अब हमें पता करना है इस लेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर ये I2 ऑब्जेक्ट है तो फाइनल इमेज I3 कहाँ बना होगा, राइट। सो I2 इज ऑब्जेक्ट फॉर आवर लेंस। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3, तो विद साइन पुट करें तो ये -3 हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 0.5 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो v होता है UF/U + f। इसमें पुट कीजिए, u की वैल्यू है -3, f है आपका 0.5 डिवाइडेड बाई -3 + 0.5। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका -1.5 और ये आपका कितना हो जाएगा -2.5। ठीक है, अच्छा ओके, तो ये माइनस माइनस तो हट गया, यहाँ से इसको भी हटा दिया जाए तो ये हो गया 5.3, दिस इज 5, सो दिस बिकम्स 0.6 मीटर। सो दिस इज 0.6 मीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, फ्रॉम द लेंस, तो कहीं यहाँ पे बना है आपका फाइनल इमेज I3 एंड दिस इज फ्रॉम द लेंस 0.6। ठीक, लेकिन हमें जो आंसर दिया है ऑप्शंस में वो मिरर के रेस्पेक्ट में दिया है। तो आप इस मिरर के रेस्पेक्ट में अगर देखें, मिरर के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी दिस इज 1 + 1 + 0.6 विच इज़ 2.6। सो 2.6 मीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और एक रियल इमेज बना है, सो 2.6 फ्रॉम द मिरर एंड रियल इमेज, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, इसका अगर हम लोग रे डायग्राम देखें, अगर किसी बच्चे को रे डायग्राम में इंटरेस्ट हो तो यहाँ से आपको सबसे शुरुआत यहाँ से हुआ है, यहाँ से आपको रे निकला होगा। ठीक, I1 पे पहला इमेज बना, ठीक, रे और आगे गई और आगे गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन होगा, अब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन होगा एंड इट इज़ गोइंग टू मीट दी लेंस दोबारा से। ठीक है, एंड इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस I2। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस इट इज़ मीटिंग एट I3। तो ये आपका प्रॉपर कंप्लीट इसका रे डायग्राम भी हो गया, जो आपको अच्छे से ये महसूस कराएगा, फील कराएगा कि इमेज किस किस तरीके से बन रही है। ठीक है, एंड वाई समटाइम्स I1 इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, फिर I2 इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये एक। क्वेश्चन नंबर 10th में हमसे कहता है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप विथ ट्यूब लेंथ 60 सेंटीमीटर इज 5, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस। ठीक है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टेलीस्कोप में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है आपका FO/FE।
हमें यहाँ पे मैग्नीफिकेशन दे रखा है 5, राइट, एंड ट्यूब लेंथ हमें दिया हुआ है। आते हैं ट्यूब लेंथ पे भी। तो पहले तो एक ये रिलेशन हमारे पास है, ये रिलेशन हमारे पास है दैट FO इज इक्वल टू 5 टाइम्स FE, ठीक। अब ट्यूब लेंथ क्या होता है? ट्यूब लेंथ इज इक्वल टू FO प्लस FE, राइट। ट्यूब लेंथ हमें दिया है 60, FO को हम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं 5 FE से, दिस इज FE। तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि FE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज अ फाइनल आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th फिर से एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टेलीस्कोप से भी आया, माइक्रोस्कोप से भी आया। फॉर्मूला पता होगा तो बड़ी आसानी से सवाल खत्म हो जाएगा। इफ़ वी नीड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ 150 mm एंड एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ 5 mm, ये FO है बेसिकली। द फोकल लेंथ ऑफ द IPs शुड बी क्लोज टू हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होता है M इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब अपॉन FO, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, 1 प्लस D बाई FE, 1 प्लस D बाई FE, ठीक है। जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है वहाँ पे L बाई FO की जगह होता है V0 बाई U0, राइट, V0 बाई U0, V0 बाई U0 होता है। लेकिन ये उसका अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला है, वहीं से आता है, ये उसका अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला है। इस सवाल में इसका इस्तेमाल होगा। अब आप ध्यान से देखिए, M की वैल्यू हमें दे रखी है 375, लेंथ ऑफ ट्यूब हमें दिया है 150, दिस इज़ 150 mm में ही सारा डेटा रख रहे हो, ऑप्शन भी mm में है आंसर में। F0 ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपका 5 है, 1 प्लस D इज़ 25 सेंटीमीटर होता है, राइट, सेंटीमीटर होता है। तो इसे mm में कन्वर्ट करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई FE, यही हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको कट हो जाएगा 30, ठीक है। अच्छा, ये और कट होगा क्या, 7 5 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हमने कर दिया 310 एंड दिस बिकम्स व्हाट 125, ठीक है। तो 5 से और चला जाएगा तो इधर हो जाएगा आपको 25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 250 बाई FE, ठीक है। तो आपको दिखना चाहिए दैट दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स योर 25 बाई 2 12.5, 12.5 माइनस 1 दैट इज 11.5 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई FE। तो यहाँ से आपको FE की वैल्यू आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाई 11.5, और इसी को सॉल्व करना है टू गेट दी वैल्यू, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट तो नहीं आने वाला, ठीक है। बिना कुछ कैलकुलेशन किए भी आपको दिख जाना चाहिए। ये चारों ऑप्शन इतने दूर दूर है, ये 20 से तो ऊपर होना चाहिए, 20 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा आंसर इज ऑप्शन नंबर A, ठीक है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22 mm, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और शुरुआत में इस वेसल में कोई भी लिक्विड नहीं है। जब वेसल में कोई भी लिक्विड नहीं था, देन दिस ऑब्जर्वर वॉज जस्ट एबल टू सी दिस पॉइंट, ठीक है। वो इस पॉइंट को क्लियरली देख पा रहा था, यानी कि रे ऑफ लाइट जो यहाँ से निकली होगी सीधे इसके आंखों तक गई, ठीक। उसके बाद हमने इस वेसल में लिक्विड भर दिया एंड दैट टू अप टू अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक के हाइट पे भरा है। यानी कि ये वाला जो बचा हुआ हाइट है दिस इज 15 सेंटीमीटर, 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर लेवल का लिक्विड है यहाँ पे, ठीक। जैसे ही हमने इसमें लिक्विड भरा, इस ऑब्जर्वर को ये बॉटम मोस्ट पॉइंट भी दिखना चालू हो गया, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट भी दिखना चालू हो गया, विच मीन्स ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँची, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस तरीके से बेंड हुई कि इसके अलोंग ही ट्रैवल की होगी, तभी वो रे ऑफ लाइट इसके आँख तक पहुँची और उसे ये पॉइंट दिखना चालू हुआ, ठीक है। सो दिस इज दी रे डायग्राम। पहले तो ये तो लॉजिक है कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक। अच्छा, हमसे सवाल में पूछता है इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज कैपिटल N बाई 100 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल N। ये कैपिटल N की वैल्यू क्या है वो हमें बतानी है, ठीक है। ओके, कैसे करेंगे सवाल को, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देना चाहिए कि ये जो लेंथ है ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये लेंथ भी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 15 है, ये भी 15 है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है दैट
दिस लेंथ इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस लेंथ, यानी कि ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, राइट। बेस का टोटल 30 सेंटीमीटर है, ये 15 है, ठीक, ये आपको एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, राइट। तो ये भी 15, ये भी 15, विच मीन्स दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, राइट, विच मीन्स दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, ठीक। तो हमें ये पता चल गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 45 डिग्रीज है। अब हमें बस ये पता करना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, राइट, ये आई की वैल्यू क्या है, तो वो पता कर सकते हैं आप। अगर इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ओ ए बी, तो ट्राइंगल ओ ए बी में आपको दिखाई दे रहा है कि आप साइन आई को क्या लिख सकते हैं। साइन आई इज बेसिकली परपेंडिकुलर विच इज़ 15 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, राइट, हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपको, ये 30 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मूव करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अगर आप ध्यान से देखिए उसी ट्राइंगल में अगर हम tan आई की बात करें तो ये है आपको 15/30 विच इज़ नथिंग बट 1/2, राइट। और ये 1/2 से sin आई तक पहुंचना कंपेरेटिवली आसान है, राइट। हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं जहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, तो ये आपको हो गया √5 विच मीन्स sin आई इज़ नथिंग बट 1/√5, ठीक। तो हमारा काम खत्म हो गया, इस पॉइंट पे लगा देते हैं स्नेल्स लॉ, राइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाइड बाई sin आई विच इज़ 1/√5 इज इक्वल टू sin r इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होगा, सो सिंपली 1 इंटू sin 45 डिग्री दैट इज 1/√2। तो यहाँ से आपको म्यू दिखाई दे रहा है, ये आपको आ रहा है 5/2 and this is given as equal to n/100. So implies n is equal to 100 multiplied by √5/2, right? So √5/2 is अंडर रूट 2.5, ठीक है। अच्छा, ये अंडर रूट 2.5 कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सोचे, अगर आप ध्यान से सोचें तो 1.5 का स्क्वायर होता है आपको 2.25 और 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56, राइट। और ये आपको 2.5 है, यानी कि 2.5 का जो अंडर रूट होगा वो 1.6 से थोड़ा सा छोटा ही होगा, राइट। सो 1.58, 1.59, राइट। तो इसका जो एग्जैक्ट होगा वो आपको होगा 1.58 के पास, ठीक है। तो एक बार आपके पास एक गैस आ गया कि 1.58 या फिर 1.59, तो क्विकली उसे स्क्वायर करके परफेक्टली चेक कर लीजिए कि क्या आने वाला है। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 158, राइट। कैपिटल N इज इक्वल टू 158, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। इस सवाल में हमसे कहता है दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड with the speed of 9 centimeters per second, the speed with which image moves at that instant is, ठीक है। हमसे स्पीड पूछा है, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v/u होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज हाउ मच, v आपको 10 है, u अपना 30 है, सो 10/30 होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 9, तो ये आपको आ रहा है 1 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड और इंटीजर बेस्ड सवाल था तो आंसर इज 1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहता है अ लाइट रे एंटर्स अ सॉलिड ग्लास स्फीयर और ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है, फिगर में दिख रहा है। The ray is both reflected and refracted at the farther surface of the sphere. The angle between the reflected and refracted rays at this surface is how much? ठीक, सबसे पहले तो यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन हुआ होगा, रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके लेट अस से इस तरीके से यहाँ तक पहुँची। सो व्हाट इज़ दिस एंगल, व्हाट इज़ दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ ओवर हियर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज़ 1 into sin 60 which is √3/2 is equal to refractive index of this medium that is √3 multiplied by sin r। तो यहाँ से आपको r दिखाई दे रहा है 30 डिग्रीज, ठीक। तो ये आपको 30 डिग्रीज है। अब यहाँ पे आपका फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। अगर आप इसको कनेक्ट करें, क्योंकि हमें नॉर्मल पता होना चाहिए,
अगर आप इसे कनेक्ट करें तो आपको दिखना चाहिए दैट दिस बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री है। अब अगर यहाँ पे फिर से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट भी 60 डिग्रीज। ठीक है, दोबारा से लगा लो स्नेल्स लॉ, नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। समझ में आ रहा है कि ये 60 डिग्री ही होगा। सो दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हुआ है, राइट। रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट भी की है, वो रिफ्लेक्ट भी की है। रिफ्लेक्ट अगर की है तो ये एंगल 30 डिग्री हुआ। हमसे क्या पूछा, हमसे तो ये एंगल पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस एंगल थीटा। आप ध्यान से देखिए तो ये वाइट डॉटेड लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि 60 प्लस थीटा प्लस 30 इज 180 डिग्री। 60 प्लस थीटा प्लस 30 इज 180 डिग्री, यानी कि अपना जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज। 90 इज द फाइनल आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 एंड a point object in air is in front of curved surface of a plano convex lens. The radius of curvature of the curved surface is 30 cm. ये 30 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हमसे फोकल लेंथ पूछ रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। सो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यानी कि 1.5 माइनस 1, 1/r1 30 माइनस 1/r2। इसका कर्वेचर कितना होगा, इन्फिनिटी, राइट। तो ये कितना हो गया आपका 1.5 माइनस 1, दिस इज 1/2 एंड दिस इज सिंपली 1/30। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया सिंपली 60 सेंटीमीटर, राइट। सो इंटीजर सवाल था, आंसर इज 60। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। ये सवाल जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बेस्ड एक सवाल है। सवाल में कहता है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमने फिक्स कर दिया। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन दोनों को ही हमने फिक्स कर रखा है। इनके बीच का डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर। जब आपका लेंस पोजीशन 1 पे है, राइट, यहाँ पे है, तब हमें इस ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इसका एक क्लियर इमेज मिलता है स्क्रीन पे। जब आपका लेंस का पोजीशन 2 है, हमें फिर से स्क्रीन पे एक क्लियर इमेज मिला इस ऑब्जेक्ट का। इन दोनों पोजीशन के बीच का दूरी है 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे कहता है कि इफ़ द पावर ऑफ द लेंस इज क्लोज टू कैपिटल N बाई 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल N। अगर पावर निकालना है तो हमें फोकल लेंथ निकालना होगा, और फोकल लेंथ का इसका एक इक्वेशन है जो कि हमें डिराइव करा दिया जाता है। फोकल लेंथ इज गिवन बाई कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू कैपिटल D। ठीक, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, सो अच्छा हमें पावर निकालना है ना। पावर में हम जो 1/f लेते हैं वो f किस में होता है, मीटर्स में होना चाहिए, वो मीटर्स में होना चाहिए। तो क्यों ना इस वैल्यूज़ को हम मीटर्स में ही पुट करें। सो d तो 1 हो गया, दिस इज सिंपली 1 माइनस स्मॉल d स्क्वायर, यानी कि 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। दिस इज़ 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.16 divided by 4 and this becomes 0.84 divided by 4 and this is 0.21। ठीक, तो पावर कितना हो गया 1/f which is 1/0.21। अब हमसे कहता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कैपिटल N बाई 100 के बराबर है। ठीक है, कैपिटल N बाई 100 के बराबर है, यानी कि n जो हो जाएगा दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाई 0.21, राइट, विच मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 21। यहाँ से डेसिमल को ऊपर किया तो एक 100 यहाँ और आ जाएगा। अब आपका काम ये है कि पेशेंटली अच्छे से प्रिसाइजली 100/21 कीजिए, 100/21 कीजिए। जब आप ये 100/21 करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू 4.76 समथिंग। ठीक है, हमें इंटीजर बताना है, सो आंसर इज गोइंग टू बी 476। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। इस सवाल में हमसे कहता है अ प्रिज्म ऑफ एंगल 1 डिग्री, ए बहुत छोटा एंगल है, हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, अ गुड एस्टिमेट फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज हाउ मच। तो ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाई म्यू माइनस 1 इंटू ए, राइट, और हमें ये डिग्रीज में ही चाहिए।
म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1 इंटू ए कितना है 1 डिग्री है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपको 1.5 माइनस 1 0.5, सो दिस इज़ योर 0.5 डिग्रीज, राइट। और ये हमको कहता है कि n/10 के बराबर है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 5। सो योर आंसर इज 5 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपको आईपीस है, इसका फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर और इसका जो है वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ मीटर लिखना भूल गए, 5 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो सेपरेशन है यानी कि ट्यूब लेंथ, वो हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल में हमसे कहता है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि इस ओ का दूरी इस लेंस से पूछ रहा है, एट विच द स्ट्रेन ऑन द आई इज मिनिमम इज n/40 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, हमारे आंखों पे स्ट्रेन कम से कम तब पड़ता है जब फाइनल इमेज जो है हमारा, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। इन्फिनिटी पे जब इमेज बनता है तो हमारे आंखों पे स्ट्रेन सबसे कम पड़ता है। इसका मतलब इस लेंस से, आईपीस से जो फाइनल इमेज बना है वो आपको बना है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे बनने का मतलब है इस लेंस के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट रहा होगा वो 100% इसके फोकल लेंथ पे रहा होगा, यानी कि कहीं मिड पॉइंट पे, राइट, मिड पॉइंट पे। विच मीन्स हमें ये पता चल गया है कि ये दूरी कितना है, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, राइट। होता क्या है कि इस ऑब्जेक्ट से एक इमेज यहाँ बना होगा आई, और ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, यानी कि ये जो इमेज बना था वो इस लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बना था, तभी तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना होगा, राइट। अगर आपको ये पता चल गया तो हमें ये भी तो पता चल गया कि ये इमेज इस लेंस से कितनी दूर बना था, ये 10 - 5 विच इज़ 5 सेंटीमीटर। तो आपको V0 पता चल गया है, हमें ये निकालना है। आसान अब तो, राइट। अप्लाई द इक्वेशन 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि दैट 1/u0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/f0। ठीक है, अच्छा, सो 1/u0 इज इक्वल टू v0 कितना है 5 और प्लस ही होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ भी प्लस होगा, ये आपको सिंपली 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा है ये कितना हो जाएगा 1/5 माइनस 1 माइनस 4/5 यानी कि u0 आपको आ रहा है 5/4। ठीक है, हमें डिस्टेंस पूछा है, यानी कि सिंपली 5/4 कर सकते हैं। सो दिस 5/4 शुड बी इक्वल टू n/40। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू दिखाई दे रही है 50। सो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, सो n इज इक्वल टू 50। ठीक, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। सो दिस वॉज कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो ऑन रे ऑप्टिक्स 2020 JEE मेन, राइट। आई होप आप सबको ये समझ में आया है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, और हम लोग इसी तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोज़ में और इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग HC वर्मा के सोल्यूशंस एंड सम ब्रेनस्टॉर्मिंग सोल्यूशंस में हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।